हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एसएस मास्टर और हम सीखेंगे एसएस बहुत ही सरल और आसान तरीके से। बच्चों, मैं आपके लिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं जो बोर्ड एग्जाम में इस बार आने के पूरे चांसेस है। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बोर्ड की ब्लूप्रिंट के बारे में बताना चाहूँगी। बच्चों, आपको पता होगा हर साल बोर्ड अपना ब्लूप्रिंट देता है और जिसके अंदर चैप्टर वाइज किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सारी डिटेल उसमें दी गई होती है। तो उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे 3 चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन चैप्टरों में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 17। तो बच्चों, आज का हमारा जो मोस्ट एमपी क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 5 से है और वो क्वेश्चन है रसायन विद्या के विषय में। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रसायन विद्या की प्रगति की जानकारी दीजिए, या तो भारत की प्राचीन रसायन विद्या पर विस्तार से टिप्पणी लिखिए, वगैरह वगैरह क्वेश्चन आपको रसायन शास्त्र को ध्यान में रखते हुए यानी कि रसायन विद्या को ध्यान में रखते हुए पूछे जा सकते हैं। तो आइए सीखते हैं रसायन विद्या मेरे स्टाइल में। बच्चों, मैं आपको कुछ मुद्दे बताऊंगी, कुछ पॉइंट बताऊंगी, वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बस वो पॉइंट आप अच्छे से याद कर लो और फिर क्या, फिर अपनी मौलिकता का जादू फैलाओ। अच्छे से पॉइंट याद करो, अपनी मौलिकता का जादू फैलाओ और क्वेश्चन हो गया आपका रेडी। बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसके पॉइंट कुछ इस प्रकार से है, जरा ध्यान से सुनना। पर हाँ, इसके पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली पहली वीडियो आप तक पहुंचे और बोर्ड एग्जाम में आपको मदद मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक रसायन विद्या। बच्चों, इस क्वेश्चन की शुरुआत आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हो। रसायन एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। तो आपका पहला पॉइंट, रसायन एक प्रयोगात्मक विज्ञान है, यानी कि इस विद्या में, इस विषय में, इस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता होगा, यानी कि एक्सपेरिमेंट किए जाते होंगे, रिसर्च की जाती होगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पर रिसर्च की जाती थी, एक्सपेरिमेंट किया जाता था। खनिजों, बीजों, धातु निर्माण, औषधियाँ, सभी में प्रयोग होता होगा, यानी कि इस विद्या में, इस विषय में, इस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता होगा या एक्सपेरिमेंट किए जाते होंगे, रिसर्च की जाती होगी। तो आइए जानते हैं किन किन विषयों पर रिसर्च होती थी। तो उसके कुछ पॉइंट इस प्रकार होंगे। खनिजों पर रिसर्च होती थी, बीजों पर, धातु का निर्माण करने पर एक्सपेरिमेंट होते थे, औषधियों पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट होते थे। ये सारी जगहों पर प्रयोग होते थे। यानी कि आपका अगला मुद्दा बनेगा उपयोगिता, खनिजों, पौधों, कृषि के लिए बीज, विविध धातु के निर्माण और उसके परिवर्तन, स्वास्थ्य की दृष्टि से जुड़ी औषधियों के निर्माण में उपयोगी। यानी कि ये विद्या जो है इन सारी चीज़ों का निर्माण करने में, रिसर्च करने में उपयोगी है। प्राचीन विद्या है तो उसके कोई जाने माने रसायन शास्त्री भी रहे होंगे। तो आपका अगला टॉपिक आएगा रसायन शास्त्री। यहाँ के जाने माने रसायन शास्त्री यानी कि इस विद्या के जाने माने रसायन शास्त्री आचार्य नागार्जुन थे। आचार्य नागार्जुन नालंदा विद्यापीठ में थे, जिन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी। अब आचार्य नागार्जुन के बारे में थोड़ी विशेष जानकारी देनी है। आचार्य नागार्जुन पर भी कुल 5 महत्व के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बनते हैं। आचार्य नागार्जुन नालंदा विद्यापीठ के बौद्ध आचार्य थे। तो पहला पॉइंट आचार्य नागार्जुन को लेकर, तो आचार्य नागार्जुन नालंदा विद्यापीठ के बौद्ध आचार्य थे। अब आचार्य नागार्जुन ने ग्रंथ लिखा, तो अगला पॉइंट आपका ग्रंथ। तो आचार्य नागार्जुन ने ग्रंथ लिखा रस रत्नाकर, आरोग्य मंजरी। तीसरा पॉइंट, आचार्य नागार्जुन ने सलाह दी है। क्या सलाह दी है? आपका तीसरा पॉइंट, वनस्पति और औषधि के साथ साथ रासायनिक औषधि के उपयोग की उन्होंने सलाह दी है। ठीक है, तो उन्होंने सलाह दी थी वनस्पति औषधि के साथ रासायनिक औषधि के उपयोग की उन्होंने सलाह दी है। ये आपका तीसरा पॉइंट। आपका चौथा पॉइंट बनता है आचार्य नागार्जुन भारतीय रसायन शास्त्र के आचार्य माने जाते हैं। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया आचार्य नागार्जुन को लेकर। आचार्य नागार्जुन को लेकर
एक और पॉइंट बनता है पांचवा, उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया यानी कि जो प्रयोग किया उसके विषय में। तो पॉइंट नंबर 5, आचार्य नागार्जुन का प्रयोग। पारे की भस्म का औषधि के रूप में उपयोग करने का प्रयोग की शुरुआत उन्हीं से मानी जाती है। ठीक है, पारे की भस्म का औषधि के रूप में उपयोग करने का प्रयोग की शुरुआत जो है उन्हीं से मानी जाती है, यानी कि उन्होंने पारे की भस्म का उपयोग शुरू किया था। ये एक इनका एक्सपेरिमेंट है। तो बच्चों इस टॉपिक के अंदर आचार्य नागार्जुन को लेकर आपको दूसरे 5 पॉइंट भी लिखने हैं। बच्चों ये पॉइंट आपका 2 नंबर या 3 नंबर में भी आ सकता है, सिर्फ आचार्य नागार्जुन को लेकर। तो जब हम रसायन विद्या के विषय में लिखेंगे तो आचार्य नागार्जुन के बारे में भी जरूर लिखेंगे। आपका अगला पॉइंट बनता है रसायनशाला और भट्टियां। बच्चों आचार्य नागार्जुन के बाद आपका महत्व का इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बनता है रसायनशाला और भट्टियां, यानी कि जो प्राचीन विद्यापीठ है नालंदा विद्यापीठ, वहां पर रसायनशाला और भट्टियां आई हुई थी। तो इसके अंदर आपको पॉइंट इस तरह से बनाने हैं, रसायनशाला और भट्टियां, जिसके अंदर आपने लिखना है नालंदा विद्यापीठ में। दूसरा लिखना है रसायन विद्या के अध्ययन होते थे। तीसरा पॉइंट लिखना है संशोधन किए जाते थे। चौथा पॉइंट लिखना है रसायनशाला और भट्टियां थी। कहाँ थी? नालंदा विद्यापीठ में। तो आप ये रसायनशाला और भट्टियों वाले टॉपिक को लेकर उसके अंदर भी 3-4 पॉइंट ऐसे ऐड कर सकते हो। आपका अगला पॉइंट है ग्रंथों में वर्णन, जिसके अंदर आप लिख सकते हो कि उन ग्रंथों में क्या लिखा गया था। तो उन ग्रंथों में लिखा गया था मुख्य रस, उपरस, 10 प्रकार के विष, क्षारों और धातुओं की भस्म की विस्तार से इसके अंदर जानकारी दी है। इसके बाद आपका एक महत्व का पॉइंट बनता है रसायन विद्या के उत्कृष्ट उदाहरण। बच्चों रसायन विद्या के बारे में जब आप लिख रहे हो तो उसके उदाहरण भी देना जरूरी है, क्योंकि वो एकमात्र सबूत है हमारे पास जिससे हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में रसायन विद्या जो है वो काफी विकसित थी। इसीलिए हमें उनके उदाहरण लिखना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें उदाहरण लिखना बहुत जरूरी है। तो इसके उदाहरण बनते हैं 3। बुद्ध की ताम्र की मूर्ति जो बिहार के सुल्तानगंज में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7.5 फुट है, जिसका वजन 1 टन है। ठीक है, तो आपका पहला उत्कृष्ट उदाहरण बना बुद्ध की ताम्र मूर्ति, बिहार के सुल्तानगंज में, ऊंचाई 7.5 फुट, वजन 1 टन। सेकेंड उदाहरण है नालंदा की बुद्ध की प्रतिमा। बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होना, एक ताम्र मूर्ति है, ताम्र यानी कि तांबे की मूर्ति है, और एक बुद्ध की मूर्ति जो है वो नालंदा में स्थित है। तो नालंदा की बुद्ध प्रतिमा जो 18 फुट ऊंची है। ठीक है, ये 2 हो गए। तीसरा इंपॉर्टेंट उदाहरण आपका बनता है लोहे का विजय स्तंभ। ठीक है, लोहे का विजय स्तंभ, विजय स्तंभ यानी कि एक ऐसा पिलर बनाया गया है अपनी यश कीर्ति गाथा को दर्शाने के लिए। तो वो कैसा है? लोहे का है। तो लोहे का विजय स्तंभ, वजन इसका 7 टन, ऊंचाई 24 फुट, निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसका स्थान यानी कि ये जो लोहे का स्तंभ है कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, और लोहे के स्तंभ की एक विशेषता जो हम कभी भी नहीं भूलेंगे, लोहे के स्तंभ में जंग नहीं लगा है आज तक। ये इसकी विशेषता है, लोहे के स्तंभ में आज तक जंग लगा नहीं है। बच्चों ये 3 एग्जाम्पल देकर हम ये प्रूफ और ये साबित कर देते हैं कि प्राचीन विद्या जो थी यानी कि प्राचीन रसायन विद्या थी वो बहुत ही विकसित थी, बहुत ही उत्तम प्रकार की थी। बच्चों अब डेफिनेटली आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे मुद्दे हमें लिखने हैं, किस तरह से मुद्दे याद रखने हैं। ठीक है, और इतने विस्तार वाले प्रश्न के शॉर्ट मुद्दे याद रख के हम अपनी मौलिकता से कैसे इस प्रश्न के उत्तर को बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। बच्चों बोर्ड एग्जाम में जो हमारे एग्जामिनर होते हैं, जो आपकी सप्लीमेंट्री चेक करते हैं, उनका मिजाज जो है वो कुछ इस प्रकार होता है सप्लीमेंट्री को लेकर। वो पहले अपनी हैंडराइटिंग, खास करके आपकी हैंडराइटिंग को ज़्यादा फोकस करते हैं, देखते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आपकी सप्लीमेंट्री बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में अगर लिखी होगी तो वो आपसे तुरंत ही इम्प्रेस हो जाता है।
सेकंड चीज़, आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे कि मैंने आपको समझाए हैं इस वीडियो के अंदर, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट के नीचे अगर आप अंडरलाइन कर देते हो, ठीक है, और बाकी की वाक्य रचना आप अपनी मौलिकता से लिखते हो, जो फैक्ट दिया गया है वो फैक्ट तो आपको एक्यूरेट लिखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है, ठीक है। जैसे कि पूछा गया है कि बुद्ध की प्रतिमा जो है वो कितने फुट की है, तो ताम्र प्रतिमा जो है वो 7.5 फुट की है, और जो बुद्ध की नालंदा की प्रतिमा है वो 18 फुट की है। तो ये जो है फैक्ट है, एक्यूरेट जानकारी है, वो आपको तो वैसे की वैसे ही लिखनी है। पर जब भी आप कोई ऐसी फैक्ट वाली जानकारी, एक्यूरेट जानकारी आप देते हो, उत्तम उदाहरण आप देते हो, तो उनके पीछे आप अंडरलाइन जरूर करो, यानी कि उनके नीचे आपको अंडरलाइन जरूर करनी है। तो बच्चों, इस तरह से ही आप अपनी सप्लीमेंट्री को और बेहतर बनाओ और सुंदर बनाओ, ठीक है। जैसे हम सुंदर दिखने के लिए मेकअप करते हैं ना, अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, लड़के अच्छा ड्रेसअप कर लेते हैं, ठीक है, एसेसरीज लगाते हैं, तो इससे हमारी पर्सनालिटी और अच्छी दिखती है, हम अट्रैक्टिव दिखते हैं। बस इसी तरह आपको अपनी सप्लीमेंट्री थोड़ी अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत है। तो बस यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।